नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सिलेबस पर और उसके साथ ही पूरी रणनीति पर, जिससे हमें अपना ये लक्ष्य भेदना है, जिसके लिए हम रोज जॉब करते हैं अब की बार टीजीटी पर। ठीक है, तो उसको कैसे भेदना है उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये कई सारे लोगों का जो है साझा कमेंट था, या उनका सवाल था, या वो चाहते थे कि इस पर बात हो कि रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना है। तो उस पर हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम बहुत मेहनत कर देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, और उसके पीछे जो दिक्कत वाली बात होती है वो होती है आपकी रणनीति की कमी। तो जब तक स्ट्रेटजी आपकी अच्छी नहीं होगी, यू कांट बीट एनी एग्जामिनेशन। आप सरल से सरल परीक्षा ले लीजिए, कठिन से कठिन परीक्षा लीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, उन्होंने यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षाओं को क्रैक किया, और बहुत बड़े बड़े महारथियों को मैं आपको बता सकता हूँ जो यूपी टेट भी पास नहीं कर पाए। और उसके पीछे जो मुख्य वजह रही वो यही रही कि उनकी रणनीति ठीक नहीं थी, रणनीतिक चूक उनसे हुई। बाद में उस बात को स्वीकार करते हैं और सफलता उनके हाथ लगती है। तो कोई खेल हो, कोई काम हो, या अपने ज़िंदगी को चुनने का फैसला लेने का कोई तरीका हो, सब जगह पर रणनीति बहुत आवश्यक होती है। और कोई भी रणनीति बनाने से पहले उसके आगे पीछे दाएं बाएं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब बात किसी परीक्षा की होती है तो रणनीति बनाने से पहले दो चीज़ बहुत आवश्यक है। सबसे पहला चीज़ होता है कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, यानी कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है तो आप जाएंगे कैसे। अगर आप किसी चौराहे पर खड़े हैं और आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप नहीं जा पाएंगे, आप उसी चौराहे पर घूम फिर के रह जाएंगे। तो सिलेबस वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाता है, वो बताता है कि ये रास्ता है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी को गोंडा से लखनऊ की यात्रा करनी है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ की यात्रा करनी है, तो कोई बताएगा उसको कि आपको गोंडा से पहले करनैलगंज जाना है, फिर जरवल पड़ता है, जरवल के बाद में जो है सफ़ेदाबाद, सफ़ेदाबाद के बाद में लखनऊ, तो इस बाराबंकी फिर लखनऊ। तो ये जो बीच में आपने दो तीन स्टॉपेज देखे, यही है आपका सिलेबस। आपका सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला के स्थान जो हैं उनको पढ़ना है, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है, आपको जो चित्रकला की अलग अलग शैलियाँ हैं उनको पढ़ना है, समकालीन चित्रकार कौन कौन से हैं उनको पढ़ना है। तो ये सारे जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, आपके पाठ्यक्रम में मिलेंगे। कई बार आप उनको नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बहुतेरे से एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें जो एस्पायरेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, 80% यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जिस भी तैयारी करने वाले के दिमाग में या उसके ज़ुबान पर 70 से लेकर के 80% तक का जो सिलेबस है उनकी ज़ुबान पर रटा नहीं होगा, वो परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। शब्दशः याद होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जब आप मोटरसाइकिल से कहीं यात्रा कर रहे होते हैं और किसी गली में किसी के घर में आपको जाना होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक गली अगर आप भूल गए तो क्या उस घर में आप पहुंच पाएंगे? कतई नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत व्यवहारिक बात है, इसमें कोई जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं लगा है, या कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें बहुत दिमाग लगाना है। बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक भी गली चूक गए तो आप सही रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। अगर थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक आधार है, ठीक है, ये एक रेखा है, एक आधार है। अब इससे ये आपका लक्ष्य यानी कि परीक्षा पास करने के लिए आपको यहाँ पर पहुँचना है। अब इसके बीच में जो कोण है ना, वो 90 डिग्री है, तो आप सीधा पहुँच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1 डिग्री, इसको अब इस तरीके से बनाते हैं कि ये जो है आपकी रेखा है, और आप अपने इस लक्ष्य से 1 डिग्री भ्रमित हो जाइए। तो 1 डिग्री जब यहाँ पर भ्रमित होंगे आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य से कितनी दूर चले जाएंगे आप कल्पना कर सकते हैं। ये दूरी, ठीक है। तो भटकाव से बचने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो पहला है कि आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। दूसरी बात जो है
वो ये है कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर उस चयन बोर्ड ने सवाल क्या क्या पूछे हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो आपके सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन नहीं होते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो मेंशन होते हुए भी आपके जो है मेंशन, लेकिन उनसे सवाल नहीं आते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना है। सिलेबस के बाद में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पेपर देखना है कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताता हूँ और अभी आपकी आंख खुल जाएगी। देखिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर एग्जाम उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सरायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि सिंधु घाटी सभ्यता की कला, भारतीय चित्रकला के 6 अंग, ठीक है। जोगीमारा, अजंता, बादामी, बाढ़ामी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चयन बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बाढ़ामी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये सब देख सकते हैं आप। बहुत गलत लिखते हैं, मतलब सरकारी आदमी एकदम काम ही नहीं करना चाहता है। मैं इसीलिए कई कई बार मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है। अब देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने बादामी लिखा है। ये कलरिकल मिस्टेक है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये मिस्टेक नहीं बोलेंगे इसको। सित्तन वासल इत्यादि, भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र देखिए किस तरीके से लिखा है, भित्ति चित्र लिखा हुआ है। भारतीय लघु चित्रकला, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, और इसमें जो उसके भीतर जो शैलियाँ हैं जैसे बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, मुगल शैली में अकबर की शैली, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पहाड़ी में किशनगढ़, कांगड़ा, बसोली। तो ये जो शैलियाँ हैं अलग अलग, इनको आपको पढ़ना है। बंगाल शैली और उसके कलाकार जो हैं डीपी चौधरी, चित्तरंजन मजूमदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आसिफ कुमार हल्दर, तो इनको आपको पढ़ना है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। इत्यादि समसामयिक चित्रकला, एक हमारी स्टूडेंट है नीतू शर्मा, वो बहुत परेशान थी इसलिए कि समसामयिक चित्रकार जो हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। वर्तमान में भी बहुत सारे चित्रकार हैं जो चित्र बना रहे हैं, वो भी समकालीन में ही आएंगे। तो हम कहाँ तक तैयारी करें, तैयारी की भी एक सीमा होती है। तो देखिए इसका जवाब सिर्फ इतना है कि अगर उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है तो किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं। यू कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने केवल समसामयिक चित्रकला लिखा है और ये काफ़ी है किसी भी चित्रकार के बारे में पूछ लेने के लिए। तो जितना संभव हो, अगर आप संभव हो कि 100 कलाकार को आप पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ महत्वपूर्ण है जिनसे सवाल ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आप में क्षमता 120 को भी पढ़ लेने की है तो दैट इज़ गुड, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल वो उससे भी पूछ सकते हैं, तो कोई बंधा हुआ नहीं। और दूसरी बात ये है ना कि ये जो क्लर्कल सिस्टम गवर्नमेंट का, आप देख सकते हैं कितनी गलती ये लोग कर रहे हैं। तो ये किसी मानक मानदंड को लेकर नहीं चलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल जो तरीका है उसको अपनाते हैं। पान खा के बैठे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो सरकारी ऑफिस होते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं। तो ये पूरा एकदम क्या, उस पर कोई मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको जो है सरकारी कामकाज को जानते हुए इस तरीके से तैयारी करना है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि सूखा नशा लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई किसी व्यक्तिगत किसी सरकार का विरोध या किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ये गवर्नमेंट सिस्टम का विरोध है। ये हर देश में, केवल इंडिया में नहीं, हर देश में है। और इस पर जो है विचार होना चाहिए, इस पर कमेटियों का गठन होना चाहिए कि कैसे इसको सुधारा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समकालीन चित्रकार हैं इनके बारे में कोई डिटेल यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि जैसे राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एस बिंद्रे, के हेब्बर, ठीक है, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया, एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जैसे शब्द का प्रयोग किया है। ये नहीं लिखा कि बस इतने को ही पढ़ना है कि 5-6 इनको पढ़ लेना, नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। ये सतीश गुजराल से भी सवाल पूछेंगे, यह हो सकता है कि उससे भी नए जो है उनसे भी सवाल पूछ लें। तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में कला के तत्व हैं जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र संयोजन के सिद्धांत जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, वितलय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। तो ये है पूरा सिलेबस। अब जो हैरान करने वाली बात है वो अब बता रहा हूँ। हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर कहीं भी
पाश्चात्य कला का जिक्र नहीं है। आप सिलेबस, पूरा सिलेबस देख लीजिए, आंख फाड़ के देख लीजिए, जिस भी तरीके से आपको देखना है, जो जो फाड़ के देखना है आप देख लीजिए, कहीं भी आपको वेस्टर्न आर्ट का जो है मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, ये 2016 का पेपर है। ये सवाल मैं आपको दिखाता हूँ कि वेस्टर्न आर्ट से सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए, द स्क्रिम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ठीक है, सवाल नंबर आप 5 को ध्यान से देखिए कि ये सवाल किसका है। क्या ये इंडियन आर्ट का है? कोई सिद्ध कर दे तो मैं पढ़ाना और जो है जो भी काम करता हूँ मैं सब बंद कर दूंगा। कोई प्रूफ नहीं कर सकता है। अब आप बताइए कि इन्होंने पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब होता है कि वो गलत है, आप उसको नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आप मेंशन करिए। यहाँ पर कहीं भी आपको अगर लिखा मिल जाए तो मैं दावा करता हूँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन इन्होंने दिए। और ये एक सवाल नहीं है, 8 से लेकर के 10 सवाल इन्होंने वेस्टर्न आर्ट के दिए हैं। अब कुछ वहाँ से कुछ टीचर, कुछ अध्यापक आपको मिल जाएंगे ज्ञान देने वाले फर्जी का, वो कहेंगे कि भैया ऐसा है कि वेस्टर्न आर्ट तो आता ही नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, तो 10 सवाल आपके नहीं आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 125 सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे, जो 100+ स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मेरे से लिखवा के ले लो। क्यों? क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू कॉलिंग नहीं होना है। इंटरव्यू कॉलिंग में ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाने के चक्कर में कट ऑफ नीचे जाती थी, इस बार कट ऑफ 100+ ही जाएगी। अब अगर 125 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन की तैयारी ही नहीं किए हैं, बचे कितने? 110 क्वेश्चन। कोई भी माई का लाल होगा तो 110 क्वेश्चन में से वो कितना भी तैयारी कर ले, ऐसा नहीं है कि वो 100 या 102 105 सही कर दे। इस बात का प्रेडिक्शन जो है, इस बात को कहना अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। कि कोई कह दे कि मैं 110 में 102 सही कर दूंगा, 103 सही कर दूंगा, कोई भौकाली आदमी कह सकता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है ये, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब करीब 8 से 10 सवाल इन्होंने पूछे हैं वेस्टर्न आर्ट से, और वेस्टर्न आर्ट कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेस्टर्न आर्ट नहीं पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो 10-15 सवाल आपके गलत हो जाएंगे और आप परीक्षा से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, आपको वेस्टर्न आर्ट में ही लग जाना चाहिए, नहीं, कतई इसका मतलब नहीं। सिलेबस में नहीं है, आप उसको जब टाइम मिले थोड़ा बहुत अपनी इस तैयारी करने से, जो अभी जो सिलेबस में लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए कि अगर मोटे माटे जो सवाल हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस सवाल हैं, अगर उनसे सवाल आता है, तो जैसे लियोनार्डो दा विंची हैं, पाब्लो पिकासो हैं, तो इन सबसे रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, या घनवाद क्या है, जो है रोमांसवाद क्या है, नियो रोमांसवाद क्या है, इनके 1-2 कलाकार जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, उनके चित्र आप याद कर लीजिए कि अगर उससे डायरेक्ट कोई सवाल आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, तो ये कहने का उद्देश्य था। अब जो सवाल आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको नज़र डाल लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि ये लोग किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि जो है ये सवाल आपको, जो पहला सवाल है ये भी क्या है, ये सवाल आपका समकालीन से है। ठीक है, तो समकालीन के सवाल 2016 में खूब पूछे गए, और जो मुगल पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे, पहले मुगल के सवाल ज़्यादा आते थे, लेकिन 2016 में मुगल के सवाल नहीं आए। जो आखिरी पेपर आपका टीईटी का हुआ था आर्ट का, वो 2016 में ही हुआ था, और उसमें मुगल से सवाल बहुत कम आए थे, इसलिए बहुत सारे कला की तैयारी करने वाले जो है धराशायी हुए थे, बहुत सारे निकल भी गए थे। कई देखो, मुगल जब आता है तो जो आर्ट के अलावा कोई तैयारी कर रहे, जैसे कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है। तो होता क्या है कि वो मुगल वाले सेक्शन को सही कर लेता है। अगर 50 सवाल मुगल से आ गए तो आराम से वो 30-35 सवाल सही कर लेगा। तो वहाँ पर जो केवल आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन आपको इन सारे प्रोटेक्शन से बचना है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, जो सिलेबस में लिखा है उसको भी तैयार करना है, उसको ढंग से तैयार करना है, और जो इसके अलावा है, जो आप पेपर देख कर किया, जो आपका एनालिसिस है, उसके आधार पर भी आपको तैयारी करना है। और बहुत सारे लोग आपको ये भी सलाह देंगे कि अगर आउट ऑफ सिलेबस आया तो कोर्ट चले जाएंगे, तो जाके लड़िए ना कोर्ट में। 2016 का रिजल्ट अभी ढंग से फाइनल नहीं हुआ है, तो पहली बात तो ये है कि 4 साल लगते हैं रिजल्ट फाइनल होने में। ठीक है, अब मुकदमा आप लड़ते रहिए। 2021 में जो है ये आपका आया है, और ये आधा तो चला गया कोरोना के चक्कर में। एग्ज़ाम कहीं लास्ट में जाकर के होगा, और अगर चयन होते होते मुझे लगता है कि 2022 का आधा साल निकल जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद में अगर आपको मुकदमा वगैरह लड़ना है तो 3 साल 4 साल आप रख लीजिए, यानी कि 2026। जिन लोगों का उम्र 30 होने वाला है वो अपने उम्र में 6 साल और जोड़ 36, यानी कि जो शादी वादी के चक्कर में बैठे हैं उनका नहीं होगा। तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से अगर आपको बचना है तो मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा कर लीजिए। इस बात में जो है मुझे दम लगता है व्यक्तिगत तौर पर। और बाकी तो आपकी मर्जी है, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको जाना है यू कैन गो। लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। यही तरीका है पढ़ाई करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है स्ट्रेटजी को लेकर के या इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर के, कोई और आपके दिमाग में समस्या है कि ये सवाल नहीं आए, वहाँ से सवाल आ गए, तो उसको भी आप पूछ लीजिए। सवाल मैं डिस्कस कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, चैनल थोड़ा ग्रो होगा तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।